हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइए, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उनके प्रवर्तक और उनके कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण भी हैं। और यहाँ से जितने भी दिए गए हैं आप इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। टीजीटी में नहीं आया तो पीजीटी में आएगा, पीजीटी में नहीं आया तो आगे और भी परीक्षाएं आने वाली हैं। जीआईसी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, नेट जीआरएफ, जो भी परीक्षाओं से आपका सामना होगा उनमें किसी न किसी में अगर काव्य शास्त्र का पार्ट दिया है और अगर आप हाई लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से हैं तो फिर उसमें काव्य शास्त्र तो आएगा ही। तो काव्य शास्त्र आएगा तो यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पाश्चात्य थोड़ा टफ पड़ता है याद पढ़ने में, इसलिए लोग उतना इसको पढ़ते नहीं हैं। पर अगर सिद्धांत की बात करें तो इतना सिद्धांत तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की अगर वीडियोस पाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने दोस्तों में भी हो सके तो मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है मैं 1 तारीख से जीएस की और व्याकरण और प्लस साहित्य इनकी क्विज कराना स्टार्ट करूंगी। तो मॉर्निंग में आपकी जीएस की क्विज चलेगी, क्योंकि जैसा आपको पता है आगे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो नया संशोधन होकर आया है उसमें आप लोगों को जीएस से भी सामना करना पड़ेगा हर एग्ज़ाम में। तो जीएस भी अब आपके लिए ज़रूरी है, तो अभी से आपने कमर कस लीजिए और लग जाइए। तो 1 मई से वहाँ पे जो है आपको फ्री की क्विज दी जाएगी और आप वहाँ से सॉल्व करिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा। टॉपिक वाइज उसमें कराया भी जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सिद्धांत है प्रत्ययवाद। तो प्रत्ययवाद ये जो सिद्धांत है ये किसका है? प्लेटो का है। इसे हमने याद कराया था। जब आप देखते हैं जो प्लेट होती है शादी वगैरह में, देखिए प्लेट रखी रहती है खाने के लिए, तो प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जाती है ना। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, ऐसे करके श्रृंखला बनती है। तो वो क्या हो जाता है? वो एक प्रत्यय बन जाता है, परत दर परत रखी जा रही है। तो इससे आप याद रख लीजिए कि प्रत्ययवाद जो है वो प्लेटो का है। आगे है अनुकृति या विरेचन, या फिर जिसे हम कहते हैं त्रासदी। तो अनुकृति या विरेचन का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं त्रासदी का सिद्धांत, ये किसका है? तो ये अरस्तु का है। ये सबको बहुत अच्छे से याद भी है, तो इसमें ट्रिक की आवश्यकता कोई है नहीं। इसके बाद बात करें तो उदात्त सिद्धांत। उदात्त सिद्धांत जो है ये लोंगिनुस का है। जो लुंज टाइप के लोग होते हैं वो बात बात पे क्या करते हैं? बात बात पे दांत दिखाते रहते हैं। बात बात पे क्या करते हैं? दांत दिखाते रहते हैं। तो उदात्त हो जाएगा। उदात्त सिद्धांत किसका है? लोंगिनुस का है। इसके बाद बात करें तो अगला है संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत। तो इन्हें हम कल ही पढ़े थे, संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत। ये जो है ये रिचर्ड्स का है। कहते हैं जो रिच व्यक्ति होते हैं वो हमेशा मूल्यों पर ही उनका ध्यान रहता है कि किस चीज का मूल्य कितना है, कितना नहीं है। संप्रेषण के दौरान ये मूल्यों पर विशेष ध्यान देते हैं, तभी तो भाई रिच बनेंगे। अगर चीजों को ध्यान नहीं देखेंगे किस चीज का मूल्य कितना है, मूल्य को आप पैसे से कनेक्ट कर लीजिए तो याद रहेगा। जो रिचर्ड्स लोग होते हैं उनका जो सिद्धांत है वो हमेशा मूल्यों की बातें करते रहते हैं, मूल्यों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत किसका हो गया? ये हो गया रिचर्ड्स का। आगे हम बात करें तो अगला है आपके सामने वस्तुनिष्ठ समीकरण। ये इलियट का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इलियट। इसके प्रवर्तक कौन है? इलियट है। संवेदनशीलता का असहायचर्य, ये भी इलियट का है। इसको भी हम कल बताए थे कि संवेदना उनमें बहुत भरी होती है। जो इडियट व्यक्ति होते हैं उनमें संवेदनाएं बहुत भरी होती है। तो संवेदनशीलता का असहायचर्य जो है ये इलियट का है। फिर है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद जो है ये किसका है? ये क्रोचे का है। किसका है अभिव्यंजनावाद? ये क्रोचे का है। फिर है परंपरा की परिकल्पना एवं व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत। ये किसका है? तो ये इलियट का है। तो यहाँ पे हमने जो है
इलियट के बहुत से सिद्धांतों को देखा है, अब हम इन्हें याद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं इलियट। इलियट को हम बता देते हैं इडियट। तो कहते हैं जो इडियट होते हैं उनके वस्तुनिष्ठ समीकरण होते हैं क्योंकि वे निर्वैयक्तिक होते हैं। निर्वैयक्तिक से आप व्यक्ति प्रज्ञा और निर्वैयक्तिक दोनों को याद रखिएगा। क्योंकि वे निर्वैयक्तिक होते हैं, हमेशा परंपरागत परिकल्पनाओं में जीते रहते हैं। देखिए ये इसी में है ना, इन्हीं के साथ परंपरा की परिकल्पना एवं व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत। तो कहते हैं ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा परंपराओं में जीते रहते हैं, परंपरा की परिकल्पनाओं में जीते रहते हैं, जो हमारी परंपराएं होती हैं। इसलिए जो है, इसलिए क्या होता है, ये जो है संवेदनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये संवेदनाओं से भरे होते हैं, संवेदनाओं से भरे होते हैं और इनमें साहचर्य नहीं पाया जाता। इस तरीके से पढ़िएगा तो इलियट का आपको याद रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो इडियट व्यक्ति होते हैं उनके वस्तुनिष्ठ समीकरण होते हैं, वे निर्वैयक्तिक होते हैं। वो निर्वैयक्तिक होते हैं क्यों, क्योंकि वे परंपरा की परिकल्पनाओं में जीते हैं और उनमें संवेदनशीलता बहुत भरी होती है और साहचर्य नहीं पाया जाता। असाहचर्य लिखा है तो साहचर्य नहीं पाया जाता। इस तरीके से इनको याद रखिएगा। अगला है कल्पना सिद्धांत। तो कल्पना जो सिद्धांत है ये किसका है, ये कोलरिज का है। कल्पना सिद्धांत किसका है, ये कोलरिज का है। कोलरिज का हमने फैंटेसी भी पढ़ा है। फैंटेसी शब्द का यूज होता है ना कोलरिज के कथनों में। तो फैंटेसी और कल्पना सिद्धांत दोनों कोलरिज का है, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, देखिए जब हम कॉलेज में जाते हैं, जैसे आपने इंटर पास किया उसके बाद आप ग्रेजुएशन में गए, तो कॉलेज में जब आप गए तो क्या होता है, वहाँ पे जैसे कहीं कहीं होता है ड्रेस कोड नहीं लगता है। जहाँ से मैंने किया था वहाँ पे भी ड्रेस कोड नहीं था। तो लोग अलग अलग तरह के जो है फैंसी ड्रेस पहन के आते हैं और जब फैंसी ड्रेस पहन के आते हैं तो हमारे मन में भी तरह तरह की कल्पनाएं जगती हैं कि हम भी फैंसी ड्रेस पहन के जाएं। जगती है कि नहीं, जिसके पास नहीं होगा वो तो नहीं जा सकता, लेकिन बहुत से उसमें रिच फैमिली से होते हैं, वो तरह तरह के डेली पहन के आते हैं। तो याद रखिएगा कल्पना सिद्धांत किसका, जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारी जो कल्पनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कल्पना हम करके आते हैं और वहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी एक बन जाता है, ऐसा समझिए। तो याद रहेगा। फिर आते हैं द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद जो है वो हिगेल का है, द्वंद्ववाद। फिर है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद किसका है, कार्ल मार्क्स का है। किसका है, कार्ल मार्क्स का है द्वंदात्मक भौतिकवाद। तो जब आप कॉल करिए तो दो लोगों में द्वंद्व होता है ना, बातचीत होती है तो द्वंद्व ही तो होगा, या फिर आप जोड़ सकते हैं मार्क्स। अगर कोई मार्क्स लगा के आया है कि नहीं, अगर कोई मार्क्स लगा के आए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। तो आपके दिमाग में द्वंद्व चलेगा कि ये कौन सा व्यक्ति है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का हो गया। हिगेल का है द्वंद्ववाद। तो देखिए जब गेल को आप बता लीजिए गेम, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें द्वंद्व तो होता ही है, दो लोगों में होता है कि नहीं होता, हम जीतेंगे में द्वंद्व तो होता ही है। तो हिगेल से आप बनाइएगा गेम में भी द्वंद्व होता है। फिर है महान यथार्थवाद। महान यथार्थवाद का है जॉर्ज लुकाच। महान यथार्थवाद का क्या है, इनका है जॉर्ज लुकाच। अगला है मिथकीय समीक्षा। मिथकीय समीक्षा किसका है, नार्थप फ्राई का है। नार्थप फ्राई का है मिथकीय समीक्षा। कहते हैं मिथक मतलब होता है झूठ, झूठ बोलकर समीक्षा करने वाले, कहते हैं झूठ बोलकर समीक्षा करने वाले से मेरा दिमाग फ्राई हो गया। देखिए आपकी फैमिली में भी या आपके आसपास में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे झूठ बोलते हैं। तो उन्हीं से आप करिए कि जो झूठ बोलने वाले होते हैं, झूठ बोलकर समीक्षा करने वालों से आपका दिमाग क्या हो गया, फ्राई हो गया, एकदम सुन के आप परेशान हो गए। तो कहते हैं भैया आप मेरा दिमाग और फ्राई मत कीजिए, बहुत हो चुका, अब और झूठ मत बोलिए। तो याद रहेगा मिथकीय समीक्षा, मिथकीय झूठ बोलने से मेरा क्या हो जाता है, दिमाग फ्राई हो जाता है। आगे है स्वच्छंदतावाद। ये किसका है, वर्ड्सवर्थ का है। तो कहते हैं जब हम वर्ड बोलते हैं तो कैसे हमें स्वच्छ वर्ड बोलना चाहिए। इससे आप इनको याद रख सकते हैं कि ये स्वच्छंदतावाद जो है। आगे हम देखेंगे स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद के हैं वर्ड्सवर्थ। तो जब हम वर्ड बोलते हैं तो हम कैसे वर्ड बोलते हैं, स्वच्छ वर्ड हमें बोलना चाहिए, ये सिखाया जाता है। इसके बाद कुछ और प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे अंतर विरोध का सिद्धांत। अंतर विरोध का सिद्धांत क्लीज ब्रुक्स का है। अंतर विरोध का सिद्धांत किसका है, ये क्लीज ब्रुक्स का है। इन्हें आप
इन्हें आप कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे आजकल आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो आप तरह तरह की बुक्स को पढ़ रहे होंगे। जैसे मान लिया आप किसी ने शुक्ल जी को पढ़ा, फिर नगेंद्र को पढ़ा, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़ा, फिर व्याकरण पढ़ा, फिर काव्य शास्त्र जो मैं पढ़ा रही हूँ ये पढ़ा, पुनीत राय की पुस्तक घटनाचक्र, बहुत सी बुकों का अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है, जब ज्यादा बुकों का आप अध्ययन करते हैं किसी चीज की तैयारी में, तो अंतर विरोध होने लगता है। होता है कि नहीं? इन्होंने तो ये बात लिखी थी, इनमें ये पाया जाता है, तो ये सब चीजें चलती हैं, तो अंतर विरोध हुआ ना। बुक्स पढ़ने से जब आप कई बुक्स पढ़ेंगे तो क्या होगा? अंतर विरोध होगा। तो अंतर विरोध का सिद्धांत क्लीच ब्रुक्स का हो गया। आगे है विखंडन। विखंडन का सिद्धांत जॉक देरिदा का है। देखिए, कहते हैं जब कोई हमारी बातों का खंडन कर देता है, हमारी बातों का अगर कोई खंडन कर देता है तो हमें दर्द होता है कि नहीं? आप किसी से कोई बात कहिए और आपकी बात ना मानी जाए और आपकी बातों का खंडन कर दिया जाए तो आपको दर्द होगा ना, पेन होगा ना। तो दर्द से देरिदा को याद रखिएगा, विखंडन का सिद्धांत। उसके बाद है विडंबना और विसंगति। विडंबना और विसंगति ये किसका है? ये है क्लीथ ब्रुक्स का। इनको भी आप ऐसे ही याद करिए। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं, तो आपको विडंबना हो जाती है। विडंबना और विसंगति। विडंबना किस बात की होती है कि जैसे आप जायसी को ले लीजिए, जायसी पहले आए थे या बाद में आएंगे, ये मतलब एक होता ना, ये आपकी विडंबना हो जाती है। हाँ, यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे विरोधाभास। तो विरोधाभास जो है, आयरनी जिसे कहते हैं, इनके जो प्रवर्तक है वो है रॉबर्ट पेन वॉरेन। विरोधाभास के कौन है? रॉबर्ट पेन वॉरेन। कहते हैं जब विरोध का अभाव होता है, क्या है इनका? विरोधाभास। यहाँ पे भास लिखा ना, कहते हैं जब विरोध का अभाव होता है तो वो बड़ा पेन करता है। यहाँ पे पेन वॉरेन लिखा है, तो ऐसे याद कीजिएगा। जब विरोध का अभाव होता है, विरोध हुआ नहीं है, बस उसका अभाव ही होता है, तब भी आपको बहुत पेन होता है। तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, जब विरोध का अभाव होता है तो वो बड़ा पेन देता है, बड़ा पेन करता है। उसके बाद है साहित्य का समाजशास्त्र। साहित्य का जो समाजशास्त्र है ये किसका है? ये इपालीत तेन की रचना है, साहित्य का समाजशास्त्र। और लास्ट है अजनबीपन। अजनबीपन मार्क्स का है। तो इन्हें आप कैसे याद करेंगे? जब कोई आपके पास मार्क्स लगा के आ जाएगा तो वो अजनबी बन जाएगा। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे, अजनबी हो जाएगा, है कि नहीं? अगर जो है मार्क्स लगा के मैं फेस कवर करके आप लोगों के सामने आ जाऊं यूट्यूब पे, तो क्या आप मुझे पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे ना कि आप कौन हैं। बस मेरी आवाज़ सुनेंगे लेकिन मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और अगर मैं ना बोलूँ तो क्या आपको पता चलेगा मैं हूँ या कोई और है? तो वो भी चीज़ है। तो अगर आप मार्क्स लगा रहेंगे तो आप अजनबी बन जाते हैं। और कार्ल मार्क्स का क्या है? कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दोनों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसके मतानुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की खाई ही अजनबियत है? ये किसके अनुसार है? ये फिक्टे के अनुसार कहा गया है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की खाई ही अजनबियत है। ये फिक्टे कहते हैं। मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा? तो ये सीलर ने कहा है। मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन शिलर ने कहा है। प्लेटो के अनुसार परम सत्य है। तो इनके अनुसार जो परम सत्य है वो प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको याद ही हो चुका है, किसका है? प्लेटो का है। फिर आगे है प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो वो हैं लुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमैन, एडार्नो। ये जो है प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक है। ये ध्यान रखिएगा, 4 का नाम दे देगा, 3 सही 1 गलत रहेगा। पूछेगा इनमें से कौन से मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है। तो याद रखिएगा, लुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमैन, एडार्नो, ये सभी के सभी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अब ये जो मार्क्सवादी समीक्षक को हमने पढ़ा है, इनको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, इनका नाम आपने पढ़ लिया। बेंजामिन को बनाइएगा कि एक व्यक्ति है बेंजामिन, जैसा कि यहाँ पे नाम है तो ये व्यक्ति का ही नाम है। तो याद रखिएगा, जो बेंजामिन है इनको एक गोल्डन अवार्ड मिला। जब गोल्डन अवार्ड इनको मिला तभी वहीं पास में एक आदमी था जो मार्क्स लगाया हुआ था। मार्क्स से याद रहेगा, मार्क्सवादी। वो मार्क्स लगाया हुआ था, वो क्या करता है, आके उनका जो
अवार्ड रहता है उसको लुका लेता है, यानी कि छिपा लेता है, और फिर क्या होता है, फिर खुद ब्लॉक हो जाता है, खुद कहीं गायब हो जाता है सबकी नज़रों से। मार्क्स लगाया रहता है इसलिए कोई पहचान नहीं पाता। इस तरीके से इनको आप याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे तो प्रमुख बिंबवादी लेखक। प्रमुख बिंबवादी लेखक कौन है? वो हैं एजरा पाउंड, लोवेल डलिट्ल, D.H. लॉरेंस, रिचार्ड एलिंगटन। ये सारे के सारे जो लेखक हैं वो कौन है? ये बिंबवादी लेखक हैं। इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है लॉरेंस, यहाँ पे लिखा है लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस ले लीजिएगा कि जो D.H. लॉरेंस थे ये बड़े ही रिचर्ड थे। यहाँ लिखा है ना रिचार्ड एलिंगटन। जो D.H. लॉरेंस थे बहुत ही रिच थे, रिच से रिचार्ड कर लीजिएगा, बहुत ही रिचार्ड थे। वो क्या करते थे? वे एजरा नाम की जो है नॉवेल पढ़ते थे। एजरा नाम की नॉवेल, लोवेन लिखा है, लोवेन को आप बना लीजिए नॉवेल। एजरा नाम की एक नॉवेल पढ़ते थे, और कैसे पढ़ते थे? बड़े ही बिंब के साथ पढ़ते थे। एक जो है D.H. लॉरेंस थे, ये बड़े ही रिच थे, और ये जो है एजरा नाम की एक जो है नॉवेल पढ़ते थे। नॉवेल यानी कि उपन्यास, नॉवेल पढ़ते थे, और कैसे पढ़ते थे? बहुत बिंब होकर पढ़ते थे, बड़े बिंब से पढ़ते थे। इस तरीके से याद रखिएगा। आगे है प्रमुख प्रतीकवादी। प्रतीकवादी की अगर बात करें तो इनके 3 हैं, बादलेयर, मेलार्मे और रेबो। इन सभी को याद रखिएगा। जैसे आपने सिद्धांतों को याद रखा, वैसे जो समीक्षक लेखक हैं इनके वो भी ध्यान रखिएगा। तो प्रतीकवाद में है बादलेयर, मेलार्मे और रेबो। तो इन्हें आप कैसे याद करेंगे? आपने जाना है रेमो डिसूजा को, आप जानते हैं ना, रेमो डिसूजा जो डांसर है। यहाँ पे रेबो को रेमो बना दीजिए। तो देखिए बादलेयर है ना, तो यहाँ पे आप बनाएंगे बादलेयर को बादल। कहते हैं बादल को प्रतीक बनाकर, मेला लिखा है मेलार्मे को बना दीजिए मेला। बादल को प्रतीक बनाकर मेले में रेबो ने डांस दिखाया। रेबो जो है एक डांसर है, तो कहते हैं ये जो है भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये पता उनका, जिन्होंने भी देखा होगा DID डांस इंडिया डांस, उसमें रेमो के डांस को देखा होगा सभी ने। तो वहां से आप इनको याद रखिएगा। जो रेमो डिसूजा है, यहाँ पे रेबो लिखा है, वो क्या करते हैं? वे बादल को प्रतीक बनाकर मेले में डांस करते हैं। कौन? रेबो यानी कि रेमो। आगे पढ़ते हैं, अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है? तो मार्कुजे ने माना है। किसने माना है? मार्कुजे ने माना है। इनको ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आगे है नई समीक्षा के आलोचक। नई समीक्षा के आलोचक कौन माने जाते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है आपके रैनसम, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेनवॉरेन और ब्लेकमर। इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आगे है प्रमुख अस्तित्ववादी हैं। अब अस्तित्ववाद की बात करें तो अस्तित्ववाद में कौन आते हैं? अस्तित्ववाद में आएंगे आपके जॉस्पर्स, हाइडेगार, शार्त का पूछता है, किरकेगाद, पास्कल, नीत्शे, काफ्का और कामू। ये सभी के सभी कौन से लेखक हैं? तो ये अस्तित्ववादी लेखक माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक की बात करें तो सोरेन, किरकेगाद और पास्कल ये अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सभी को लोग जानते हैं ग्रामेटोलॉजी किसकी रचना है? तो जॉक देरिडा की है। किसकी है? जॉक देरिडा की है ग्रामेटोलॉजी। आगे है अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है। ये मत किसका है? तो ये मत है प्लेटो का, कि अनुकरण जो है वो सत्य से तिगुना दूर है। आगे है कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। मत किसका है? ये मत किसका है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। तो कल्पना हम कब करते हैं? जब हम कॉलेज में रहते हैं। तो ये किसकी हो गई? कॉलेरिज की हो गई। अगला है काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे? तो देखिए काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के जो पक्षधर थे वो थे वर्ड्सवर्थ। जब हम वर्ड बोलते हैं, जब भाषा बोलते हैं, जो कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें गांव के भी शब्द आते हैं और स्वच्छ शब्द बोले जाते हैं। आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के ये पक्षधर थे। कौन? वर्ड्सवर्थ। लेकिन स्वच्छ पक्षधर थे, मतलब स्वच्छ वर्ड आपको बोलना है, ये भी ध्यान रखिएगा।
आगे है काव्य जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? तो ये है मैथ्यू अर्नाल्ड का। क्या है कि काव्य जीवन की आलोचना है, ये मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से। तो वक्रोक्ति सिद्धांत आपने पढ़ा है भारतीय काव्य शास्त्र में, किसका है? कुंतक का है। तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत को क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत से जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? महत्वपूर्ण है। तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, ये कथन किसका है? ये इलियट का है। जो इडियट लोग होते हैं वो चीजों से पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते हैं, वो बल्कि पलायन करना उन्हें ज्यादा पसंद है। तो याद रहेगा। आगे है नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो वो है एलन टेट। देखिए जब आपने शुरू में टेट का एग्जाम दिया होगा तो बहुत तनाव में आप भी रहे होंगे, है कि नहीं? अभी तो आप नहीं होंगे क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया होगा, और अगर आप लोगों में से कोई मतलब नहीं दिया है तो वो अभी तनाव में होगा। तो याद रखिएगा नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन थे? एलन टेट थे, इसी से याद रखिएगा। आगे है एम्बिगुइटी यानी कि अनेकार्थता नई समीक्षा के में इस शब्द के प्रवर्तक हैं। तो ये है विलियम एम्पसन। कौन है? विलियम एम्पसन है। आगे है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार कौन है? तो विलियम एम्पसन। इनकी रचना है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी। ये किसकी रचना है? विलियम एम्पसन की। आगे बात करें अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो ये है अस्तित्ववाद की। किसकी विशेषता है? अस्तित्ववाद की विशेषता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अजनबीपन सिद्धांत किसका है? तो मार्क्स का है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे है अंतर विरोध यानी कि पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुतकर्ता कौन है? देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश शब्द दिया है आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में ना हिंदी के बजाय इंग्लिश दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये शब्द दिया है तो हमें याद नहीं जाता, हमने आप पढ़े भी रहेंगे तो भी नहीं ध्यान आएगा ये किसका है। तो अंतर विरोध कब होता है? जब हम बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? तो इस शब्द के प्रस्तुतकर्ता कौन है? क्लीत ब्रुक्स हैं। विखंडन यानी कि डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली की नई समीक्षा में प्रयोक्ता है कौन है? जॉक देरिदा है। हमने इसके पहले पढ़ा है विखंडन, जब हमारी बातों का कोई खंडन कर देता तो हमें बहुत दर्द होता है ना दर्द। और विखंडन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये शब्द को आप ध्यान रखिएगा। आगे है कला अनुकृति की अनुकृति है, ये किसका मत है? ये प्लेटो का मत है, इसको हमने कल पढ़ा भी था। आगे है अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये है रिचर्ड्स। जो रिच व्यक्ति होते हैं वो हर चीजों का अर्थ निकालते हैं। जैसे इनकी एक रचना भी है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, मतलब हर चीज का वो मतलब भी निकालते हैं, अर्थ भी निकालते हैं। तो अर्थ मीमांसा किसका है? ये रिचर्ड्स का है। अगर यहीं पर आ जाए रस मीमांसा, तो रस मीमांसा बताइएगा किसका ग्रंथ है? ये इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वो थे रिचर्ड्स। हमने बताया यहाँ पे मूल्य कौन देखता है? हर चीज का मूल्य कौन देखता है? जो रिच व्यक्ति होता है उनका ध्यान हमेशा मूल्यों पे होता है। तो मूल्य का सिद्धांत किसका हो गया? रिचर्ड्स का हो गया। आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मिथक के रूप में। अगला पॉइंट है बिंब कितने प्रकार के होते हैं? बिंब 2 प्रकार के होते हैं, ऐन्द्रिय बिंब और मानस बिंब। प्रतीक कितने प्रकार के हैं? तो प्रतीक 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और वैयक्तिक।
बिंब का प्रवर्तक कौन है? तो बिंब के प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं फ्लिंट, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। बिंब का प्रवर्तक किसको माना है? फ्लिंट को माना है। और ये बात मैंने कल बताई थी। अगर आप में से किसी ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप फौरन जाके कल वाली वीडियो देखिएगा। उसमें जो है मैंने इसके बारे में बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने बिंब को जो है, बिंब का प्रवर्तक फ्लिंट को माना है। आगे है, कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा? तो कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा? ये शैली ने कहा। किसने कहा है? शैली ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने कल्पना के 2 भेद किए हैं। एक है विधायक कल्पना और दूसरा है ग्राहक कल्पना। अगला पॉइंट है, एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किसने किया? तो ये किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी प्रश्न बनता है कि एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद जो है कल्पना का आनंद नाम शीर्षक से किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना? तो ये कॉलरिज ने माना। जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सी कल्पनाएं चलती हैं। मैंने बार बार याद कराया, कल्पना शब्द दिखिएगा तो आप कॉलरिज को लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैंने अभी प्रश्न पढ़ा है कि कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा? देखिए, नैतिक शक्ति की बात हो रही है तो वो शैली ने कहा है। किसने कहा है? शैली ने कहा है। बाकी जिसमें कल्पना शब्द आ रहा है सब कॉलरिज के अनुसार कहा गया है। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? तो वॉल्टेयर जो है वो यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए हैं? तो पश्चिम में कला के 2 भेद माने गए हैं। ये पूछा जाता है, हो सकता है प्रश्न बन जाए ललित कला और उपयोगी कला किस कला के मतलब भेद हैं? तो ये पश्चिम कला के हैं। तो याद रखिएगा, जो ललित कला है, उपयोगी कला है, ये पश्चिम कला के भेद माने गए हैं। कला कला के लिए इस मत के प्रवर्तक कौन है? तो ये है ब्रैंडले। कला कला के लिए बहुत पूछा जाता है। इसके ये जो मत है इसके प्रवर्तक कौन है? तो ब्रैंडले हैं। आगे है, कला कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? तो सबसे पहले प्रवर्तक को हम लेते हैं। तो प्रवर्तक में आ जाएंगे ब्रैंडले। और इस मत को किसने किसने माना था? तो उसमें आ जाएंगे वॉल्टर, पेनव्हिल्सर, ऑस्कर वाइल्ड। ये सभी के सभी जो है इसमें आ जाएंगे। आगे है, किन पाश्चात्य विद्वानों ने लोक मंगल को काव्य हेतु माना है? कहते हैं कौन से पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने लोक मंगल को काव्य हेतु माना है? तो ये है प्लेटो, रस्किन और टॉल्स्टॉय। कौन है? प्लेटो है, रस्किन है और टॉल्स्टॉय हैं। आगे है, आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो ये माना है शिलर, शैली ने। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना है? तो ये माना है इलियट ने। इलियट ने खुद को प्रौढ़तावादी माना है। ये इडियट हैं और ये इडियट व्यक्ति क्या होता है? खुद को ही प्रौढ़तावादी मान लेते हैं पहले ही। आगे है, पाश्चात्य देश में साहित्य को क्या कहा गया है? तो कला कहा गया है। पाश्चात्य देश में जो हमारा साहित्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कला कहते हैं। आगे है, काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। ये कथन किसका है? ये कथन है शैली का। फिर है, किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? तो त्रासदी शब्द हमने अभी पढ़ा है। त्रासदी शब्द किसके में आता है? अरस्तु में आता है। तो याद रखिएगा, त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन जो है वो अरस्तु ने किया। कल्पना को हसोन्मुख भावना किसने किया? तो किसने कहा है कल्पना को हसोन्मुख भावना? ये हॉब्स ने कहा है। जैसे हम लोग कहते हैं हॉ, ऐसे बोलते हैं ना, तो हॉब्स ने हसोन्मुख भावना कहा है किसे? कल्पना को। जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह क्या कहलाता है? वो प्रतीक कहलाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे संकेत ना, तो यहीं से आप समझ लीजिएगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है? तो वो अभिव्यंजना की दृष्टि से विभाजित है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जा सकते हैं जो कि भावात्मक हों। ये कथन किसका है? तो ये कॉलरिज का कथन है। कहते हैं केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जा सकते हैं जो कि भावात्मक हो। ये कथन किसका है? तो ये है कॉलरिज का।
प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किसने किया था? प्रतीकों के वर्गीकरण में जो प्रतीक है उनका जो वर्गीकरण किया गया था तो वो किसने किया था? अर्बन ने किया था। ध्यान रखिएगा, अर्बन ने किया था। आगे बात करें तो अगला पॉइंट है, साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण क्या है? साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण है वो है साहित्य में अतिकल्पना का विरोध। यही जो है साहित्य में यथार्थवाद का मूल कारण बना हुआ है। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ है? तो 19वीं शताब्दी में जो है यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। इसका समय याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसका समय याद रखिएगा कि यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। आगे बात करें तो पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है शेक्सपियर का। किसका है? शेक्सपियर का है। बात तो सही कहें, जो पागल होता है या जो प्रेमी होता है और जो कवि होता है, ये तीनों जो होते हैं कल्पनाओं से भरे होते हैं। ये बात कौन कहा? ये बात जो है शेक्सपियर ने कहा है। शेक्सपियर आपको ऐसे याद रखिएगा, एक्सपीरियंस, जो व्यक्ति बहुत एक्सपीरियंस वाला होता है वही ये बातें कह भी सकता है। तो याद रहेगा, पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत होते हैं, कथन किसका है? शेक्सपियर का है। आगे है अगला पॉइंट देखेंगे तो आगे है प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार है। प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार है। यहाँ द्वारा नहीं, यहाँ द्वार शब्द होगा। ये कथन किसका है? ये है बोरिस पेस्तरनॉक का है। किसका है? बोरिस पेस्तरनॉक का। ये कहते हैं कि प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार हैं। आदि बिंब की चर्चा किसने की है? तो आदि बिंब की चर्चा युंग ने की है, आप जानते हैं। और आगे है अभिव्यंजनावाद की दृष्टि से बिंब के कितने भेद बताए गए हैं? तो 2 भेद बताए गए हैं। वैसे भी हमने पढ़ा है तो बिंब के 2 भेद हैं, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। यहाँ पे है अभिव्यंजनावाद की दृष्टि से बिंब के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, एक है प्रत्यक्ष, एक है अलंकृति। बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? तो संप्रेषणीयता है। ये महत्वपूर्ण है। बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? संप्रेषणीयता है। और संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो वो रिचर्ड्स ने दिया। आगे है काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। कथन किसका है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आगे है स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ? तो स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत किसका था? वर्ड्सवर्थ का था। और यहाँ पे है स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ? तो कहते हैं 18वीं सदी के अंतिम दशक और 19वीं सदी के आरंभ में स्वच्छंदतावाद आया था। और अभी हमने पढ़ा है यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में जो है यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ था। आगे है प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर का नारा किसने दिया? तो ये नारा जो है रूसो ने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हिंदी में नहीं तो किसी और पेपर में, जीएस में भी ये प्रश्न आ सकता है। प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर, ये नारा किसने दिया था? तो ये प्लेटो ने नारा दिया था, याद रखिएगा। फिर आगे है स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं। इन्हें हम कल देखेंगे। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में कल हम देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जैसी भी लगी हो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और अगर हो सके, पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें जो है 1 मई से क्विज स्टार्ट होने जा रही है, जो कि जीएस पर होगी, व्याकरण पर होगी और साहित्य पर होगी। तो तीनों चीज़ पर होगी, आप ध्यान रखे रहिएगा। और इससे आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि टीजीटी ही हमारे सामने नहीं है, इसके आगे भी और भी परीक्षाएं आने वाली हैं जिसमें आपको जीएस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ही से कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, जीएस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो उसके लिए जो है आप पढ़ने को तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत है ना, कि पेपर को आप सॉल्व भी कीजिए। तो उसकी प्रश्नोत्तरी के लिए आप जो है क्विज करना चाहेंगे तो क्विज जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं कल।
स्वच्छतावाद के प्रमुख सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।